हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिजियोलॉजी की यूनिट ब्लड। इसके अंदर जो जो बेसिक बेसिक हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो मैंने आपके लिए स्पेशली इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर दिए। लाइक कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस जो भी हमारे सिलेबस में है यू कैन रीड आउट फ्रॉम हियर। देन हम स्टार्ट करते हैं आर फर्स्ट composition and functions of blood plasma proteins। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स की तो हमें पहले इसका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो तो ही हम फर्दर स्टार्ट करें। फर्स्टली है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है। देन नेक्स्ट इज आर प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा एक स्ट्रो कलर का क्लियर फ्लूइड होता है और इसके अंदर हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली 91 to 92%। एंड इसमें जो गैसेस और सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं हमारे 9%। देन प्रोटीन्स हम जानते हैं कि हमारे कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। फर्स्टली हमारे सिलेबस में यही है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो हमें उसका पता होना चाहिए। अब इसकी कॉम्पोजिशन पर आते हैं हम। तो जो हमारी बॉडी में मेजर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के। चेक करते हैं। फर्स्ट इज आर सीरम एल्ब्यूमिन। देन हमारे पास होता है एक सीरम ग्लोब्यूलिन और एक होता है हमारे पास फिब्रिनोजन। अब आप चेक करोगे कि दो जो फर्स्ट वर्ड हैं उनके आगे लगा हुआ है वर्ड सीरम एल्ब्यूमिन सीरम ग्लोबुलिन। तो इनके आगे सीरम क्यों लगा हुआ है और बेसिकली सीरम होता क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा हमारा स्ट्रो कलर का एक क्लियर फ्लूइड होता है। सिमिलरली जो हमारा सीरम होता है वो भी हमारा क्लियर फ्लूइड होता है और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है बट इसके अंदर जो है वो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। अब मान लो हम किसी भी ब्लड को अगर एक कंटेनर के अंदर कलेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो फिब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। अगर हम इसको बताएं तो सीरम को हम बोलते हैं कि अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकाल दें, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, तो ये होता है। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की तो जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है इसके भी आगे फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। एल्ब्यूमिन की भी एक होती है हमारी अल्फ़ा, एक होती है हमारी बीटा और एक होती है हमारी गामा। तो एल्ब्यूमिन की भी आगे 3 कैटेगरीज हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। फिब्रिनोजन है ये ऐसा फैक्टर है क्लोटिंग फैक्टर जो कि हमारा सीरम है उसमें नहीं मिलता। इसका एक आता है हमारे पास एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। तो कॉम्पोजिशन के अंदर हमें पता चला कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सीरम एल्ब्यूमिन, एक सीरम ग्लोबुलिन और एक होता है हमारा फिब्रिनोजन। अब ये जो एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन का रेशो है वो हमें पता होना चाहिए। अब इसकी होता है 2:1 होता है ये हमारा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये क्यों पता होना चाहिए। बहुत सारे डिसीज़ हैं जिसमें मान लो लिवर का कोई डिसीज़ हो रहा है या किडनी का कोई डिसीज़ है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एज एन इंडिकेटर। हमें पता होना चाहिए कि एल्ब्यूमिन और जो ग्लोबुलिन का रेशो है वो 2:1 होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल है जिसमें दिखा रखा है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे पास एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन है। इनका लेवल्स बता रखा। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो एल्ब्यूमिन की होती है, वो होती है हमारी 4.8 ग्राम। उसके बाद जो ग्लोबुलिन है वो होता है और सबसे कम परसेंटेज फिब्रिनोजन की होती है। मोलिकुलर वेट अगर हम चेक करें तो मोलिकुलर वेट यहाँ पर इसका जो एल्ब्यूमिन है उसका 69,000 है, ग्लोबुलिन का अराउंड 90,000 to 1,56,000 होता है और फिब्रिनोजन का 4 लाख to 5 लाख है। तो हम चेक कर सकते हैं जो मोलिकुलर वेट है वो हमारा फिब्रिनोजन का सबसे ज़्यादा है। और इन सभी सब्सटेंसेस की अगर हम सिंथेसिस की बात करें सारे का ओरिजिन वगैरह तो वो बेसिकली होता है लीवर से। अगर हम इनकी फीटल लाइफ में बात करें, जब हम जो एम्ब्रियो की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो मीसेंकाइमल सेल से बनते हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूँ एम्ब्रियो की
तो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है उसमें जो ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते हैं वो बनते हैं हमारे मेसेनकाइमल सेल से। और अगर हम एडल्ट्स में बात करें 2 स्टेजेस के अंदर हमें इनकी ओरिजिन जो है उसको मेंशन करना होता है, एम्ब्रियो और अडल्ट्स। एम्ब्रियो में ये बन रहे हैं हमारे फ्रॉम द मेसेनकाइमल सेल्स, और एडल्ट्स में हमारी जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो होती है लीवर से। लीवर से में भी स्पेशल मैक्रोफेजेस होते हैं जिनको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स भी बोलते हैं, या फिर लीवर में इनको हम कूफर सेल्स भी बोलते हैं। वहाँ से इनकी जो फॉर्मेशन है वो होती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस किया। देन नेक्स्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं फर्स्ट उसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारा मोलिकुलर वेट। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स का मोलिकुलर वेट होता है वो सबसे ज़्यादा, जैसा कि आपको इस टेबल में मैंने शो भी किया, वो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट हमारा किसका होता है, फिब्रिनोजन का होता है। देन उससे कम होता है ग्लोबुलिन का और एल्बुमिन का, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दे रखी है तो वो आप राइट डाउन कर सकते हो, बट जस्ट एक आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। फिर उसके बाद आता है इनका ऑनकोटिक प्रेशर। अब ये एग्जर्ट करते हैं 25 mmHg का ऑनकोटिक प्रेशर। सो फर्स्टली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑनकोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑनकोटिक प्रेशर आपने सुना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर ये दोनों थोड़े रिलेटेड ही होते हैं। बेसिकली ऑनकोटिक प्रेशर होता है जो लार्जर पार्टिकल्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किसी चीज़ पर, वो होता है ऑनकोटिक प्रेशर। सो इसमें जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब क्योंकि इनका जो साइज़ है थोड़ा सा ग्रेटर होता है तो ये एक कोलोइडल की तरह एक्ट करके एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे ऑनकोटिक प्रेशर, या फिर हम इसको कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। इसकी जो एवरेज है नॉर्मली ये होता है हमारा 25 mmHg का। ये बहुत जगह यूज़ होगा तो इसको जस्ट याद रखना है कि 25 mmHg का जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ऑनकोटिक प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं। अब इसमें भी अगर हम मेन रोल बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो करता है एल्ब्यूमिन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आप देख सकते हो कि जो एल्ब्यूमिन की जो परसेंटेज है 4.8% वो सबसे ज़्यादा है हमारी बॉडी में ब्लड लेवल्स में, तो इस वजह से ये जो है सबसे ज़्यादा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसमें हम डेंसिटी का रेशो लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस या किसी प्लाज्मा प्रोटीन है यहाँ फॉर एग्जांपल, उसकी डेंसिटी का हम कंपेयर करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। सपोज यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन की अब यहाँ पर है हमारे पास डेंसिटी, हम इस साइन से करेंगे मार्क, तो किसी भी है मान लो हमारे पास हम ले रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की डेंसिटी ले रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स की ले रहे हैं, वहाँ पर हम डेंसिटी जो है कंपेयर करेंगे वाटर के साथ। तो ये जो डेंसिटी कंपैरिजन है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू आती है अगर अब उसको हम कंपेयर करते हैं 1 से, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दैट मीन्स कि वो जो सब्सटेंस है वो डेंसर है वाटर से। अब ये कैसे हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं डेंसिटी का, अगर वो ग्रेटर देन 1 है वो डेंसर है, दैट मीन्स वो चीज़ वाटर में क्या करेगी, सिंक करेगी, डूब जाएगी। अगर उसकी जो ये जो प्रेशर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है सॉरी, तो वो अगर लेस देन 1 है दैट मीन्स वो चीज़ क्या है, लेस डेंसर है वाटर से, और वो उसमें क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो एक हमें कंपैरिजन याद रखनी है 1 से। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो वो सिंक करेगी, अगर वो लेस देन 1 है तो वो फ्लोट करेगी। ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो समझाने के लिए बता रही हूँ होता क्या मतलब पता होना चाहिए, ये इतना ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। तो 1.026 इसको आप नहीं भी लिखोगे इतना ज़्यादा, क्योंकि हर एक की अलग अलग वैल्यूज़ होती है, तो दैट इज़ नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या होता है, ये होता है कि कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को वो चीज़ एक्सेप्ट कर सकती है, होता है बफर एक्शन, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है अगर हम कंपेयर करें पूरे जो टोटल बफरिंग एक्शन होता है ब्लड से, तो उसके कंपैरिजन में इनका जो रेशियो है बफर एक्शन का ये करते हैं 1/6 जो होता है पूरे प्लाज्मा, पूरे हमारे ब्लड से कंपेयर करें तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 1/6 बफरिंग एक्शन जो है वो करते हैं।
उसके बाद इसकी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि हमारा मेन है इसके अंदर, फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स। फंक्शंस पर हर बार फिजियोलॉजी से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो वो इस पर हम मेन फोकस हमारा इस पर ही रहेगा। कॉम्पोजिशन सिंपल थी, जस्ट आता है अब फंक्शंस। फर्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है हमारा रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड की कोगुलेशन में इसका क्या रोल है। अब कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की क्लोटिंग हो जाना। ब्लड देखते हैं, कोई भी हमें चोट लग जाती है तो उसके जस्ट बाद वो क्या हो जाती है, चोट लगने के बाद वो क्या हो जाती है, हील होती है। वहाँ पर अलग कुछ प्रोसेसेस चलते हैं, ये तो नहीं कि कंटिन्यूसली वहाँ से जो खून है वो बहता रहेगा, ऐसा नहीं होता, वो रुक जाता है, तो दैट इज़ क्लोटिंग। क्लोटिंग में क्या होता है कि जो ब्लड है वो अपनी फ्लूइडिटी को लूज कर देता है और एक वहाँ पर सॉलिड सी थिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है, तो वो क्लोटिंग। अब उसमें प्लाज्मा प्रोटीन का रोल है। इसमें जो कोगुलेशन में सबसे मेन होता है हमारा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन है क्यों है, अब इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, आगे सिलेबस में भी है, यू कैन सी हियर, जो मैंने आपको सिलेबस की दिखाई थी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है प्लेटलेट्स है और रोल इन हीमोस्टेसिस एंड दिस कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से भी है, तो वहाँ पर बिल्कुल इसको आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जस्ट एक याद रखना है कि कोगुलेशन में अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो वो सबसे मेन होता है फिब्रिनोजन। इसके नाम से कुछ आगे क्लोटिंग फैक्टर्स आएंगे लाइक फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो बॉडी के डिफेंस में इसका क्या रोल होता है। अब जो हमारे, मैंने आपको बताया कि जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो इसमें मेन रोल प्ले करेगा। अब ग्लोबुलिन बताया था सीरम ग्लोबुलिन स्टार्टिंग में कि वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब हमने सुना होगा कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ को अब हम लिखते हैं, बेसिकली हम एंटीबॉडी, हम कोई भी राइट कर रही हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं IgG, IgA, इस टाइप से हम अपनी एंटीबॉडीज़ को राइट करते हैं। अब व्हाट डज ये IG है, इसका क्या मतलब होता है। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। IG का मतलब हो गया इम्यूनोग्लोबिन, और आगे हम ये वर्ड्स लिख देते हैं इनके अलग अलग जो इनके टाइप्स हैं। अब इम्यूनोग्लोबिन्स ये होते कौन है, ये एंटीबॉडी, तो ये जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, कौन जो हमारे होते हैं गामा ग्लोबुलिन्स, वही हमारे एक्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह, इन्हीं को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इफ यू चेक जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलिन्स, तो गामा ग्लोबुलिन ही हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं। इसमें भी अगर हम मेजर रोल देखें तो वो ग्लोबुलिन का आ गया, वो प्लाज्मा प्रोटीन होगा। तो कोगुलेशन में हमारा आया फिब्रिनोजन, डिफेंस मैकेनिज्म में आया गामा ग्लोबुलिन जो कि किसकी तरह एक्ट करा, इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट में। अब ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। अब हमें कोई भी सब्सटेंस अगर ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराना है तो ऑफकोर्स प्लाज्मा के थ्रू ही होगा, प्लाज्मा में भी कौन कराएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब अगर हमें किसी भी इसमें आते हैं, अब फॉर एग्जांपल हार्मोन है, कोई एंजाइम है, उसको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो हार्मोन और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं एल्ब्यूमिन और अल्फा ग्लोबुलिन। हार्मोन और उनके लिए होता है हमारे पास एल्ब्यूमिन और अल्फा ग्लोबुलिन, और अगर हमें किसी भी मेटल को ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसके लिए होता है अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख सकते हो कि अगर हमें किसी भी मेटल को ट्रांसपोर्ट कराना है तो मेटल के लिए हमारे पास होते हैं अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, जो है उसके टाइप वो हैं, वो इसके अंदर यूज होंगे। और जो हमारे स्पेसिफिकली हैं हॉर्मोन्स के लिए जो है वो हमारे पास आता है एल्ब्यूमिन, और इसमें हमारे साथ में आएगा अल्फा ग्लोबुलिन, ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन जो नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर आता है, ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अभी हमने किया कि ऑनकोटिक प्रेशर जो ये एक्सर्ट करते हैं वो कितना है 25 mmHg। अब इसमें भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ये क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम इफ़ यू आर स्पेसिफिक एट दैट तो आप मेनली इसमें राइट करेंगे ऑनकोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह, क्योंकि ये क्या करता है लार्जर पार्टिकल्स होते हैं तो ये कोलोइडल एक तरह से कोलोइड की तरह एक्ट करेंगे और ऑनकोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। अब उसमें क्या रोल है इनका,
अब क्योंकि देखो क्या होता है कैपिलरी लेवल्स पर, अब कैपिलरी का पता होना ज़रूरी है, कैपिलरीज क्या किस टाइप से ये चीज़ें होती हैं। तो हमें ये पता है कि कैपिलरीज क्या होते हैं, एक कनेक्शन होता है बिटवीन आर आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। सपोज दिस इज अ कैपिलरी, कैपिलरी इधर एक एंड पे उस पे क्या कनेक्ट होता है आर्ट्रियोल्स, और एक दूसरे एंड पे यहाँ पर कनेक्ट होता है वेन्यूल्स। अब आर्ट्रियोल्स वेन्यूल्स आप पूछोगे क्या होता है, यू इफ यू नो अबाउट आर्टरी, आर्टरी हमारी क्या होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन हमारी क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। सो अगर जो आर्टरीज है फिर उसकी और स्मॉलर ब्रांच होगी, जो बिल्कुल लास्ट में स्मॉलेस्ट जो आर्टरी बचती है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल, और इधर जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट वेन होती है हमारी जो स्टार्ट होगी उसको हम बोलते हैं वेन्यूल। और इनके बीच में जो ये फर्दर जो इधर ये कनेक्शंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज के कुछ कैलिब्रे होते हैं जहाँ से सारा एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। ये है सारी हमारी। सो इन लेवल पर क्या होता है, अब कोई भी चीज़ अगर हम एक पानी की पाइप देखें उसका जो है वो इतनी मोटी है, और एक पानी की पाइप है उसका जो है ये डायमीटर। सो अब ये यहाँ से कोई वाटर है वो फ्लो कर रहा है और यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, तो किस में प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हमें कोई भी चीज़ हम उसको आगे से फोल्ड थोड़ा सा ऐसे पिंच करते हैं ताकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो। सो इनमें भी ऐसा ही होता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा नैरोवर हो जाते हैं, ऊपर हमारी आर्टरी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, वो छोटी छोटी होती जाती है, क्योंकि आयोटा है हमारी, आयोटा से फिर वो छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल रह जाती है उसका डायमीटर। सो इस तरह से वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा बनता है। तो यही इसी तरह जो ये प्लाज्मा प्रोटीन है वहाँ से आएंगे ब्लड के थ्रू, ऐसे उसमें से आएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे, वो हमने आपको बता दिया 25 mmHg का ये प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं। और इसमें जो मेन रोल आता है वो जो प्रेशर मेंटेनेंस में जो मेन रोल आता है वो आता है इसका एल्बुमिन का। एल्बुमिन का ही मेन रोल क्यों आता है, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसकी हमारी बॉडी में ब्लड में, तो इस वजह से जो एल्बुमिन है वो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देख ली, एसिड बेस बैलेंस में अब क्या रोल है प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें भी मेजर हमारा एल्ब्यूमिन वर्क करता है जो कि एसिड बेस को बैलेंस करके। अब एल्ब्यूमिन ही क्यों होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन के बफरिंग एक्शन की वजह से ऐसा होता है। बफरिंग मैंने आपको बताया था कि कितने हाइड्रोजन आयन वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अब हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl हो गया और भी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उन एसिड्स को बैलेंस करने के लिए फिर बेस भी हमें चाहिए होता है, बेस जो कि उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस टाइप से एसिड बेस बैलेंस होता है। या फर्दर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे थोड़ा सा, अगर अब मैं आपको बताऊँ, एसिड जो होता है वो होता है हमारा प्रोटोन डोनर होता है, ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करवाता है, और जो बेस होता है वो होता है हमारा प्रोटोन एक्सेप्टर, तो ये जितने भी H पॉजिटिव आयंस हैं उनको एक्सेप्ट करता है। तो इस टाइप से जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है वो बना रहता है। एसिड बेस बैलेंस में मेन कंसेप्ट आता है हमारा बफरिंग एक्शन का, बफर का। बफर मैंने आपको बताया, बफर होता है एक्सेप्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो एसिड निकालेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करवाएगा और बेस उनको अपने अंदर फिर एक्सेप्ट कर लेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है आता है रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब प्लाज्मा प्रोटीन का क्या विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब कोई भी चीज़ है, अब अगर हम दो चीज़ को एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक हमारे पास है वाटर, एक हमारे पास है हनी, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा, हनी की। हनी क्या है ज़्यादा, हम बोल सकते हैं थिक थी, हनी ज़्यादा थिक होता है, वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। वाटर वो इजीली फ्लो कर सकता है तो उसकी विस्कोसिटी हो जाती है कम। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे, लार्जर पार्टिकल्स होंगे, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो ऑफकोर्स इंक्रीज करेगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं, और विस्कोसिटी किसके लिए, ताकि जो बीपी है वो मेंटेन। इसमें भी जो होता है एल्ब्यूमिन होता है जो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज आर रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको जो हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं ESR। अब ESR स्टैंड्स फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट मीन्स RBC हो गया हमारे रेड ब्लड सेल, उनको जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब ESR कैसे होता है,
जैसे हम कोई भी चीज़ एक प्रॉपर्टी होती है, ये रिलेटेड होता है रोलेक्स फॉर्मेशन से। अब रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो पाइल अप करते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन आरबीसी की प्रॉपर्टी होती है। सपोज एक कॉइन है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल अप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जो आरबीसी है वो भी एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करते जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन।